मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोगों का हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने एलआरएबी यानी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 18 कवर करेंगे, जो कि बेस्ड है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का। दोस्तों, आईआईबीएफ ने हमें इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रिस्क्राइब किया, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें सिक्योर और अनसिक्योर लोन का डेफिनेशन क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सिक्योर लोन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम उसके बाद हमें समझना ये है कि फ़र्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और यदि फ़र्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सब समझना है। और लास्ट का टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कुल मिलाकर ये सब टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि बेस्ड है वाटर अनसिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन। सबसे पहले बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा लोन जिसमें बैंकर को रिलाई करना पड़ता है। किस पे रिलाई करना पड़ता है? बोरोवर के पर्सनल इंटीग्रिटी पे। समझ रहे हैं बात को? बोरोवर का जो इंटीग्रिटी है उस पे बैंकर को रिलाई करना पड़ता है। तो इसमें जो ऐसा ट्रांजेक्शन का जो बेसिस होता है वो होता है पर्सनल क्रेडिट या कस्टमर का क्रेडिट वर्दिनेस, या आप कहें यहाँ जो क्रेडिट वर्दिनेस है वही बैंकर का कॉन्फिडेंस है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है ये, और जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसे वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो बोरोवर के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं कि वो बाद में फ्यूचर में पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब सामने आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा मेथडोलॉजी यही रहेगा। हम पहले कंसेप्ट को देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू वाला जो अप्रोच है ये बेस्ट होता है चीज़ों को लर्न करने के लिए, तो उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लोन। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया है। तो पहला कह रहा है कि इट इज़ अ लोन इन विच द बैंक रिलाई अपॉन पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ द बोरोवर। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो सही है, क्योंकि बैंक किस पे रिलाई कर रही है कि बोरोवर का पर्सनल इंटीग्रिटी है क्या। दूसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो टेंजिबल सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ सच लोन ड्यू टू विच सच लोन आर कॉल्ड क्लियर लोन ऑल्सो। ठीक है। थर्ड है हमारा, बैंक कैन नॉट फाइल सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ सिंस देयर इज नो सिक्योरिटी। और चौथा है रिपेमेंट ऑफ सच लोन डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बोरोवर टू पे इन फ्यूचर। दोस्तों, ए और डी देख के तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जहां तक बात है बी का, तो ऑब्वियस सी बात है, रिपेमेंट के लिए कोई टेंजिबल सिक्योरिटी है नहीं, जिसके कारण ऐसे लोन को क्लीन लोन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उन्हें क्लीन लोन भी कहा जाता है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो गलत है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है बोरोवर के अगेंस्ट फाइल को सूट कर सकती है। यदि बैंक कैन फाइल सूट, ठीक है, सूट को फाइल कर सकती है दोस्तों। और किस पर्पस के लिए? फॉर हिज पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। और उसका एसेट जो है वो अटैच हो जाएगा लोन के रिकवरी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बैंक जो है बैंक कैन नॉट फाइल सूट, दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। तो जैसा कि नाम ही है सिक्योर्ड लोन, तो ऑब्वियस सी बात है ये अनसिक्योर्ड लोन का अपोजिट होगा। तो ये जो लोन होता है वो बैंकर तब देता है कि उसके, देखिए, केवल इस बेसिस पे नहीं देता है कि बोरोवर का जो फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसका क्या कॉन्फिडेंस है, उस पर नहीं देता है, लेकिन उसके प्रेजेंट नेटवर्थ पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट नेटवर्थ दैट ही इज एबल टू गिव अ बैंकर टू रिलाई अपॉन एंड रिकवर द मनी लेंट इन इवेंट ऑफ हिज फेलियर टू रिपे द लोन। तो दोस्तों, सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि बैंकर जो होता है वो बोरोवर का फ्यूचर सॉल्वेंसी को तो वेरीफाई करेगा ही करेगा, और दोस्तों एक प्रॉपर्टी पे चार्ज भी वो क्रिएट कर देता है कि यदि मान लीजिए वो रिपे नहीं कर पाया तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, द सिक्योर्ड लोन आर दोज लोन विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया दोस्तों। For which there is some tangible security available to secure the loan. B. Availability in such case is of secondary importance only. C. Primary importance in such loan is that of security. D. All the above. तो दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है हमारा। देखिए, besides the security, the bank invariably ensure that the activity for which the loan is given is viable. ओके, तो ऑप्शन ए और सी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बी हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, हम लोगों ने अनसिक्योर्ड लोन समझ लिया, सिक्योर्ड लोन समझ लिया। अब आखिर प्रश्न उठता है कि क्यों सिक्योर्ड लोन, आखिर सिक्योर्ड लोन की जरूरत क्या है? आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों, ये रिलेवेंट होगा कि ये क्वेश्चन पूछना कि क्यों सिक्योर्ड लोन को हम प्रीफर करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के सामने, ठीक है।
तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। तो देखिए, सक्सेस और फेलियर ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन वेरियस मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। A banker lending to a customer can assess only the existing micro and macroeconomic factor and can only predict success and failure of borrower। तो देखिए, बैंकर कोई सर्टेन नहीं हो सकता है कि जो भी उसने अमाउंट लेंड किया है उसका रिकवरी हो ही जाएगा। ठीक है, ये किस पे रिलाई होता है, ये बात किस पे निर्भर करती है, ये निर्भर करती है कि बोरोवर के इकोनॉमिक सक्सेसेस में। ठीक है, तो बैंकर जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में पूछता है, और वो किस फॉर्म में पूछता है, बोरोवर के प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करता है, और जो भी चार्ज क्रिएट होगा वो एक तरह का कुशन का काम करता है दोस्तों। कुशन किस रूप में, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम है। आखिर यहाँ किस शॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो शॉक है इकोनॉमिक फेलियर का शॉक है। ठीक है, चलिए, तो ये प्राइमरी रीजन है कि हम सिक्योर लोन को प्रीफर करते हैं अनसिक्योर लोन के ऊपर। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, सिक्योर लोन में आप उससे कुछ सिक्योरिटी लिए होते हैं एंड दैट सिक्योरिटी acts like a cushion, and cushion means it's just like a shock absorber, and it absorbs the shock of economic failure of borrower. So that's why we prefer secured loan over unsecured loan. Okay, आपके क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक प्रीफर secured loan over unsecured loan because option A, the economic success itself does not assure the payment। ऑब्वियस सी बात है, केवल इकोनॉमिक सक्सेस तो आप ये नहीं कर सकते कि पेमेंट उसको आपको मिल ही जाएगा। यदि मान लीजिए कोई बोरोवर आपके आगे पास्ट में सक्सेस में रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि पेमेंट कर ही देगा वो। बी, विलिंगनेस ऑफ बोरोवर टू रिपे इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। सी, इफ द बोरोवर इज नॉट विलिंग टू पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्न्स आउट टू बी अनवैल्यूएबल, द लोन कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी। तो दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इन्हीं सभी चीजों के कारण बैंक जो है सिक्योर्ड लोन को प्रेफर करती है अनसिक्योर्ड लोन से। चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए, तो दोस्तों हम लोगों ने 3 टॉपिक अभी तक देखा, सिक्योर लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, और हम लोग बैंक किसे प्रीफर करती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो दोस्तों हम लोग अर्लियर यूनिट में हम लोग देख चुके हैं पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट याद रखिएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोस्तों जरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी प्रोसीड्यूर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का, वो कहाँ डील किया गया है, सेक्शन 56 टू सेक्शन 68 of the unit 7 of Indian Partnership Act 1932। क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसीड्यूर टू डील विद रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंटेन्ड इन। तो अभी हम लोगों ने देखा है, ये कंटेंट है हमारा सेक्शन 56 टू सेक्शन 68 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सब कुछ चीजें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लेकर आ रहा हूँ, तो इसी को आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक फॉर्म होता है, उसके अंदर नेम ऑफ द फर्म, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर फर्म्स कैन कैरी ऑन बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर, ये सभी के सभी चीज़ लिखे होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग याद रखना है कि जो वी हैव टू नोट दैट एक्ट कंटेम्पलेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है, फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पार्टनरशिप डीड्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन, दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। ठीक है, सो अ मेयर नॉन रजिस्ट्रेशन वुड नॉट अफेक्ट द कैरिंग ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकती है, वो बिजनेस कैरी कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, ये तो सही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज डन बाय रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। उसके बाद थर्ड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, डी एंड नन ऑफ देम। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप डेट एक साथ होगा, ये गलत है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर ऑफ द फर्म, फर्म का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टनरशिप डेट की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होता। अभी मैंने बताया किसकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो फर्म की रजिस्ट्रेशन होगी, पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब भी रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि सेक्शन 58 का प्रोविजन ड्यूली कंप्लाई किया गया है, तो वो क्या करेगा, एक अपने एंट्री को रिकॉर्ड में मेंटेन करेगा। कहाँ पे, तो रजिस्ट्रार में, रजिस्टर फर्म का रजिस्टर होता है उसमें एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, इसके अलावा एंट्री करने के अलावा उसको जितना भी स्टेटमेंट सबमिट किया गया है उसका ओरिजिनल को फाइल करके रखना है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है किसे, रजिस्ट्रार को। क्वेश्चन आपके सामने है, तो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म व्हेन सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद रिकॉर्ड। तो कब, आखिर कौन सा सेक्शन है, तो दोस्तों ये सेक्शन नंबर 58 है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म टेक प्लेस ओनली व्हेन रजिस्ट्रार मेक द नेसेसरी एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 59। तो रजिस्ट्रेशन तभी कहलाएगा, तभी होगा जब जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ही तो काम होता है कि वो आपका
रजिस्ट्रेशन करवाएगा फर्म का, तो जो रजिस्ट्रार है वो अपने फर्म के रजिस्टर में यदि एंट्री कर दे तभी माना जाएगा कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और ये किस सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन नंबर 59। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, अ फर्म इज डीम्ड टू हैव रजिस्टर्ड व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद रजिस्ट्रेशन आर कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फाइल्ड बाय द फर्म अंडर विद आरओएफ, व्हेन एंट्री इज मेड बाय रजिस्ट्रार। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एंट्री रजिस्ट्रार के द्वारा बना दिया जाए अंडर सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो दोस्तों 58 और 59 में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। तो 58 59 से ये कंफर्म हो जाता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि रजिस्ट्रार ने उसे अपने रजिस्ट्री में चला लिया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा। अब कुछ अल्टरेशन है, जो अल्टरेशन है वो सेक्शन 60 में लिखा गया है, जो कि ये कहता है कि व्हेन एन अल्टरेशन इज मेड इन फर्म्स नेम, मान लीजिए कोई फर्म है उसके नाम में आप अल्टरेशन करना चाहते हैं या उसके लोकेशन में कोई अल्टरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको पहले आपको रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा एक फी के साथ, उसका फी है, ठीक है, ओके। और दूसरा पॉइंट अल्टरेशन क्या है कि जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा सेक्शन 60 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा, जो भी एंट्री है उसे अमेंड कर देगा, ठीक है। और दोस्तों कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है इसके लिए, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, इफ रजिस्ट्रार फर्म चेंजेस नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस अल्टरेशन रिक्वायर्ड विद द पीरियड ऑफ, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड फर्म है वो अपना नाम चेंज कराना चाहता है या वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज कराना चाहता है या उसे कुछ चेंज लाना चाहता है, तो कितने टाइम के अंदर ये हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये सेक्शन नंबर 60 याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जरा ये देखते हैं कि जो रजिस्टर बनाया है रजिस्ट्रार ने उस फर्म के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अब वो कोर्ट ऑर्डर से कैसे अमेंड होगा। एक प्रोविजन डाला गया है कि कोर्ट यदि किसी मैटर को डिसाइड कर रहा है जो कि उस रजिस्टर्ड फर्म से रिलेटेड हो, तो वो रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकती है, कौन, कोर्ट, कि वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करो, ठीक है, रिलेटिंग टू सच फर्म विच इज कंसिक्वेंशियल अपॉन ए डिसीजन। तो उस प्रकार से जिस प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर होगा उस प्रकार से रजिस्ट्रार उस रजिस्टर में अमेंडमेंट करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म रिफ्यूजेस टू मेक अमेंडमेंट इन द एंट्री, अब मान लीजिए कि रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है कि हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ही कैन बी डायरेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट हिम टू डू सो, एमसीए, अब कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन डायरेक्ट हिम टू डू सो, कंपनी लॉ बोर्ड कैन डायरेक्ट हिम। तो दोस्तों कोर्ट का यहाँ काम आ जाता है, तो यदि मान लीजिए रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर रहा है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि तुम करो ऐसा। अब पेनल्टी क्या है, तो सेक्शन 70 में कहा गया है कोई भी आदमी जो कि एक स्टेटमेंट को साइन कर रहा हो या किसी स्टेटमेंट को अमेंड कर रहा हो, कोई चेंज ला रहा हो, ठीक है, तो ये कंटेनिंग एनी पार्टिकुलर विच नो टू बी फॉल्स, हाँ, एंड डू नॉट बिलीव टू बी ट्रू ऑन कंटेनिंग पार्टिकुलर विच नो टू बी इनकम्प्लीट, तो उस केस में उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। मान लीजिए कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा है या कुछ अननोन स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस केस में उसे इम्प्रिजमेंट दिया जाता है 3 महीना तक और फाइन भी दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर होगा इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ एंड फाइन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि यदि मान लीजिए किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो सेक्शन 69 में आ जाइए। तो ये 4 हेड है, पहला है सूट बाय पार्टनर इंटरसी, सूट बाय फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी, एक्सेप्शंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी और प्रोविजन टू सर्टेन सूट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि फर्म नहीं रजिस्टर्ड है कि इट कैन नॉट फाइल सूट, ऑब्वियस सी बात है, यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रोविजन ऑफ। तो ये किस प्रोविजन है दोस्तों, सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, ठीक है। अब पहला है हमारा सूट बाय पार्टनर्स एंटरसी, तो यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत तो नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट। अब देखिए एक केस है, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ लून करण सेथिया हैज हेल्ड दैट दिस प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन कैरेक्टर एंड इट्स इफेक्ट इज टू रेंडर अ सूट बाय द प्लेंटिफ इन रेस्पेक्ट ऑफ राइट वेस्टेड बाय हिम। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, एक मान लीजिए एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उसका कोई पार्टनर है, वो चाह रहा है कि हम सूट करें, ठीक है, तो क्या कर सकता है, क्या समझिए बात को, चीज़ों को समझिए। देखिए आपके पास एक फर्म है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसका एक पार्टनर है, वो फाइल सूट करना चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है, ऑप्शन ए कर रहा है कर सकता है, ऑप्शन बी कर रहा है वो कर सकता है लेकिन वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सूट फाइल करने से पहले, तीसरा कर रहा है कि वो नहीं कर सकता है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया वो समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आया कि पार्टनरशिप ऑफ एन अल्सवाइड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट ब्रिंग अ सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फेलिंग विद एम्बिट ऑफ सेक्शन 69 एंड, ठीक है, तो ये नहीं कर सकता है दोस्तों, तो ये कैन नॉट डू सो, साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस केस में कि वो कर ही नहीं सकता है। चलिए तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, यदि फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो फाइल सूट नहीं कर सकता किसी भी हालत में,
चलिए एक्सेप्शंस देखते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है दोस्तों। एक्सेप्शन देखिए क्या है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अकाउंट फॉर डिसॉल्व फर्म और एनी राइट ऑफ पावर टू रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, कोई अनरजिस्टर्ड फर्म, फिर से देखिए अनरजिस्टर्ड फर्म साफ साफ लिखा हुआ है, कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसका कोई पार्टनर है, वो सूट फाइल करना चाह रहा है फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड और टू इन्फोर्स अ राइट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी, तो वो कर सकता है क्या? तो दोस्तों ये एक्सेप्शनल केस है, ये सेक्शन 69(3) के अंदर वो ऐसा कर सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट केस है हमारा नॉन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 69। तो दोस्तों कुछ सूट है सब सेक्शन 4 के अंदर, इसमें सेक्शन 69 अप्लाई नहीं होता है, किसी में किस में अप्लाई नहीं होता है, तो उस फर्म में अप्लाई नहीं होता है टू विच द एक्ट एक्सटेंड और टू विच प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेड टेरिटरी आर सिचुएटेड एरिया टू विच। तो दोस्तों ये दो केस है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैन नॉट फाइल सूट टू इन्फोर्स इट राइट बट एन एक्सेप्शन द सूट कैन बी फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड फर्म। तो देखिए अमाउंट जो है 100 रुपया से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ से के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर राइट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, पावर होते हैं, ड्यूटी होते हैं, जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब होता है। और एक कंपनी का एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होता है जो कि सभी मेंबर से अलग होता है, और इसके कारण एक कंपनी इनकर्स ऑल द लायबिलिटीज एंड पॉजेसेस ऑल राइट ऑफ अ नेचुरल पर्सन सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन सालमन वर्सेस सालमन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये किसी से रिलेटेड है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, बस ये वर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्वेश्चन आपके सामने है, द जजमेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड इन केस ऑफ सालमन वर्सेस सालमन एंड कॉर्पोरेट रिलेटेड टू। तो अभी हम लोगों ने देखा इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू द प्रिंसिपल दैट कंपनी हैज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, द कॉर्पोरेशन इज अ लॉ इज रिक्वायर्ड टू अ नेचुरल इज इक्वल टू अ नेचुरल पर्सन एंड हैज लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन का अपना लीगल एंटिटी होता है। द एंटिटी ऑफ कॉर्पोरेशन इज इंटायरली सेपरेट फ्रॉम दैट शेयर होल्डर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कॉर्पोरेशन है तो उसका शेयर होल्डर तो होगा ना, तो शेयर होल्डर का जो एंटिटी है और कॉर्पोरेशन का जो एंटिटी है वो आपस में सेपरेटेड है, क्योंकि कॉर्पोरेशन आपका अपना नाम होगा, उसका अपना सील होगा, उसका एसेट अलग होगा। ठीक है, उसके मेंबर से एसेट अलग होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन द फर्म इज लायबल फॉर द एक्शन ऑफ पार्टनर। फॉर द एक्शन ऑफ कंपनी द शेयर होल्डर आर लायबल पर्सनली। For the action of shareholder, the company is liable. For action of partner in normal case of business, then for him the firm is liable. तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंपनी और शेयर होल्डर आर सेपरेट एंटिटीज, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि एक्शन ऑफ कंपनी और फॉर शेयर होल्डर दे आर नॉट लायबल टू ईच अदर, कोई आपस में कोई लायबिलिटी नहीं होती, वो सेपरेट एंटिटी है। चलिए अब हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब आपको याद नहीं रखना है, जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू से आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ की आप सहायता ले सकते हैं, जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट समझिए, इस प्रकार से आप पूरे एलआरबी को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। दोस्तों नेचर ऑफ कंपनी, अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड बाय नेम अंडर विच इज रजिस्टर्ड। According to section 13 of the act, the memorandum of association of a company should state the name of company to avoid delay and to afford flexibility to the registrar to decide the availability of name. The promoters are required to submit at least 3 suitable name. कितना नाम सबमिट करना है? 3 सुटेबल नाम सबमिट करना है प्रेफरेंस के ऑर्डर में। क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो प्रोमोटर को सबमिट करना होता है 3 सुटेबल, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 3। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी के नाम में लिमिटेड वर्ड होना आवश्यक है यदि वो पब्लिक कंपनी है तो, और प्राइवेट लिमिटेड होना यदि वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, लिमिटेड वर्ड आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 25 ये कहता है कि जो वर्ड लिमिटेड है उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? रीजनल डायरेक्टर से। और सेक्शन 20 करता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी द नेम ऑफ इज अनडिजायरेबल, तो उसका यदि मान लीजिए नाम अनडिजायरेबल है तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज मैंडेटरी दैट इज कंपनी शुड सफिक्स द वर्ड लिमिटेड बट इन केस ऑफ डैश कंपनी द वर्ड लिमिटेड कैन बी डिस्पेंस। तो इस किस कंपनी में? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन 25 में कहा गया है कि लिमिटेड वर्ड को डिस्पेंस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रीजनल डायरेक्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्ड लिमिटेड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड नेम ऑफ कंपनी दिस कैन बी डन बाय ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम, ये वही बात है सेक्शन 25 वाला, लाइसेंस फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर।
A registrar is required by law to make preliminary inquiry as well as to ensure that the name permitted by him will not misleading or not intended to deceive reference to objective clause। तो देखिए हर एक कंपनी का अपना एक क्लॉज ऑब्जेक्टिव होगा, तो जो नाम है उस कंपनी का रजिस्ट्रार को इंश्योर करना है कि जो नाम है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों एकदम समान होना चाहिए, वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम कुछ और है और काम कुछ और हो रहा है। तो यही कहा गया है दोस्तों। अब क्वेश्चन आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नेम ऑफ अ कंपनी। तो नेम शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एल्बम्स एंड नेम्स, नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो दोस्तों सभी की स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो जो देखिए कंपनी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सेक्शन 15 जो कंपनीज एक्ट का है वो ये कहता है कि जितने भी मेमोरेंडम है वो हर एक सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन सेपरेटली किया जाएगा पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द सेम। द सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो टू बी रजिस्टर्ड बाय विटनेस। एक विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन है व्हेन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर साइंड बाय द प्रमोटर इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, एक विटनेस तो होना आवश्यक है ही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। दिस इज आल्सो एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स which is required to be produced by the companies। okay, so let us talk about certificate of incorporation। तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कंक्लूसिव एविडेंस कहा गया है। ये सेक्शन 35 एक्ट ऑफ द एक्ट के अंदर कहा गया है, ठीक है। जिसमें रजिस्ट्रार के द्वारा बाय स्टेटेड दैट सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन गिवन बाय रजिस्ट्रार, कौन देता है? ये रजिस्ट्रार देता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एसोसिएशन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट हैव बीन कंप्लाइड विद इन रेस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर प्रेजेंट एंड इंसिडेंटल। तो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एन इनकॉन्क्लूसिव इवेंट दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। तो यदि सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन मिल गया तो एक तरह का ये कंक्लूजन मिल गया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑर्डर में हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या हर एक चीज़ ऑर्डर में है आपके, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज कंक्लूसिव एविडेंस। तो जैसे भी कंक्लूसिव एविडेंस दिख जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वंस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड, जब भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशूड किया जाएगा तो इसका वैलिडिटी को इम्पीच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका मूसा वर्सेस इब्राहिम। तो इस केस में क्या हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ वाज साइंड बाय टू एडल्ट्स एंड बाय गार्जियन ऑफ द अदर 5 मेंबर। दो एडल्ट थे जिन्होंने साइन किया था एमओए को, और गार्जियन थे अदर 5 मेंबर्स हु हैपन टू बी माइनर। अब देखिए वो गार्जियन माइनर थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रार क्या किया, कंपनी को रजिस्टर कर दिया और उसको सीओए दे दिया। ये सीओए कौन देता है दोस्तों? ये सीओए रजिस्ट्रार देता है, ठीक है। इट वाज कंटेंडेड दैट सीओए शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड लॉर्ड मैकेन। तो देखिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, पब्लिक कंपनी जिसके अंदर 60 शेयर होल्डर हैं जिसमें 5 माइनर हैं, तो माइनर के बिहाफ में एमओए को साइन किया गया माइनर के गार्जियन के द्वारा। तो बताइए इसमें जो सीओए है उसका वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है या नहीं? तो दोस्तों कि इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ये मैंने बताया, इसको इम्पीच नहीं किया जा सकता, महाभियोग इस पर नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तो जब सीओए रजिस्ट्रार ने इशू कर दिया तो कंपनी बिकम फोर्टिफाइड कैबल। हाँ, तो जितना भी फंक्शंस हैं वो एक्सरसाइज कर सकती है अभी, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, और एक वैसे कंपनी के जिसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन वैसा कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है तो उसके एक फर्दर रिक्वायरमेंट होती है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस। समझ में आ रहा है? समझिए जिस कंपनी के पास कोई भी शेयर होल्डर नहीं है वो तो अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद। लेकिन जिस कंपनी के पास शेयर होल्डर हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को कमेंस करने से पहले, ठीक है। ओके, तो ये कहाँ है? सेक्शन 149 के अंदर, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड ऑफ द पब्लिक कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान दीजिएगा पब्लिक कंपनी के लिए एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था हमारा ये लेसन चैप्टर यूनिट नंबर 18। मैंने एक पॉइंट को आपको एमसीक्यू के द्वारा करवा दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी के सभी कवर हो गए। दोस्तों होपफुली आपका लेसन पसंद आया होगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो जो लोग पेड मेंबर हैं उससे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, जिसका लिंक आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।